एक ही स्किल है बस इस पूरे गेम में। बहुत देर से आ रही बाबू, कहाँ थी? हाँ अच्छा, ऊपर क्यों नहीं आ रही? आंसर राइटिंग कैसे करें और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो हर एक आदमी के आंसर में होना चाहिए, क्योंकि कोडिंग होती है कॉपी की, ये पता नहीं होता है लिखने वाला मेल है फीमेल है कौन है, आपका लिखा हुआ है आपकी पहचान है। ये बात आपको याद रखनी क्या, कि ये पूरा सिलेक्शन एक ही बात पे टिका हुआ, ऑलवेज फोकस ऑन मेंस। अगर आपका मेंस पे फोकस है और आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं किसी भी टॉपिक की, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका नंबर आएगा। अगर आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना हो तो इसी में करना हो बस। उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले तो क्या हो, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो ना हो। लिखने वाला आपकी क्वालिटी चेक करने के बजाय गलती पे फोकस ना हो जाए। कभी आप बार बार, क्योंकि आपको इस बात का पता होगा कि कहीं एक कोमा ना लगाने से बात में अर्थ का बन जाता है अनर्थ, उसकी सेंस ही खत्म हो जाती है। इसीलिए फुल स्टॉप कोमा हर चीज़ का रोल है, सेंटेंस फॉर्मेशन का रोल है। और पैराग्राफ क्या होने चाहिए, 4-6 लाइन से बड़े ना हो, ताकि वो सेपरेट दिखाई दें, बात एक फ्लो में चलती दिखाई दें। तो पहला काम तो ये है ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। दूसरा काम है जो भी क्वेश्चन के की पॉइंट्स हैं वो तुरंत पकड़ने हैं, तुरंत। जैसे एक क्वेश्चन है आईएएस मेंस 2025 का, वही लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। वो क्वेश्चन आज टेस्ट में दे भी रखा है, आईएएस मेंस 2025 का 24 का सारे क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस। क्वेश्चन ये है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, ठीक, मेंस 2025। फ्रांसीसी क्रांति आज की दुनिया के लिए भी हमेशा प्रासंगिक है, क्या समझाएं, क्या करना, एक्सप्लेन करना ये बात कि हाँ ऐसा है क्या। तो ये जो एक्सप्लेन नाम का वर्ड आया है, ये क्या है, ये कीवर्ड से। तो वो क्या कह रहा है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए समझाइए। दूसरा क्या बोल सकता है वो, एनलाइटन, प्रकाश डालिए। तीसरा क्या बोल सकता है वो, कमेंट कीजिए, अर्थात टिप्पणी कीजिए। चौथा क्या बोल सकता है वो, एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए। दूसरा क्या बोल सकता है इसके आगे, क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए। और क्या बोल सकता है वो, डिस्कस कीजिए। और बोल सकता है रिव्यू कीजिए। और क्या बोल सकता है वो, क्या एलैबोरेट कीजिए। वो सब बातें देखो एक जैसी हैं। एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, एनलाइटन कीजिए, ठीक, क्या एलैबोरेट कीजिए, मतलब ये है जो बात कही गई है इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, इसका मतलब ये है, ठीक। कमेंट कीजिए, जो भी हमको स्टेटमेंट दिया, जो भी आपसे पूछा गया है, क्या उस पर अपने विचार दीजिए, कमेंट करिए इस बात के ऊपर कि ये क्या है क्या नहीं है। देश में रिजर्वेशन पे क्या हाल है, आपको कमेंट करने हैं। देश में आत्मनिर्भर भारत के क्या हाल है, कमेंट कीजिए, ठीक क्या। यानी वो कोई भी एक टॉपिक आपको देगा और कमेंट कीजिए कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स, उदाहरणों सहित इस पर अपने विचार दीजिए। तो क्या कह रहा है वो, कमेंट, आपके विचार क्या हैं। हमने डाला अभी फेसबुक फोटो, लोग क्या दे रहे हैं हमें, कमेंट, अपने विचार दे रहे हैं हमारे बारे में। तो आपको अपने विचार देने जो आपको कहा गया है, ठीक। क्या है, रिव्यू, क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए। तो समीक्षा कैसे होगी, जब इसके मैं हर पक्ष का एनालिसिस करूंगा, समीक्षा कर रहा हूं इस चीज की, ठीक, जो कहा गया है। तो ये वो की पॉइंट है क्वेश्चन में, हमेशा नंबर 1 पे तो ये बात देखनी है। फिर ये किस कंटेस्ट में कहे गए हैं और उसमें क्या पूछ रहा है। अगर आपने वो बात पकड़ ली तो पूरे क्वेश्चन को पकड़ लिया। अब आप क्या रहेंगे, टू द पॉइंट, आपकी चीजें इसके नियर अबाउट ना भाग जाए। कोई पूछ रहा है कुछ, आप लिख रहे हो कुछ, तो बिल्कुल रेलेवेंट बात हो, रेलेवेंट, और आप जो पूछा वो बताएं।
क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, एनालाइसिस कीजिए। क्या होता है एनालाइसिस? एक्सप्लेन, व्याख्या करनी हमें, कमेंट, अपने विचार देने हमें, रिव्यू एंड एनालिसिस। क्रिटिकल की बात नहीं चल रही अभी, रिव्यू एंड एनालिसिस। समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। जितने भी इसके अलग अलग पक्ष और विपक्ष हैं उन सबको शामिल करते हुए इस पूरी बात का हमें एक निचोड़ निकालना है। इस पेन के ये मेरिट्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं, और पूरी बात का इवैल्यूएशन ये है। तो क्या है ये? मूल्यांकन। सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का उल्लेख करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, और बाद में उसका एक प्रॉपर निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। ठीक। क्रिटिकली, आलोचनात्मक। अब बात बदल गई है। 1857 क्रांति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है। क्रिटिकली एनालिसिस और रिव्यू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अब बातें अलग हो गई हैं। अब क्या बता रहे हैं आप? क्रिटिकल एनालिसिस, उसकी आलोचना करते हुए मूल्यांकन कीजिए। तो किसी भी चीज की आलोचना करते हुए मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका उत्तर बताओ जरा एक बार। 1857 क्रांति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द रिवोल्ट ऑफ 1857। जी सर, पहले तो बताएंगे कि वो क्रांति थी क्या? पहले तो हमने बेसिक बात ये बताया, 1857 क्रांति 100 साल के शोषण का परिणाम थी जो हमारा अंग्रेज कर रहे थे 1764 के बाद से, एक लाइन में। और वो कैसे अपराइज हुई, उसका जो इमीडिएट कोज था वो ये था। आपने 2-3 लाइनों में सारी कहानी बताई बैकग्राउंड के रूप में। ठीक। अब क्रांति के बारे में क्या कहोगे आगे? सर, क्रांति के बारे में बताएंगे कि हमारी कहाँ कहाँ, मतलब उसमें कौन कौन सी कमियां रही वो बताएंगे। अब हम उसके सारे निगेटिव आउटकम्स लेके चलेंगे। क्या नहीं कि हमारे पास कोई फाइनेंशियल एसेट्स नहीं थे, हमारे पास कोई यूनानिमस लीडरशिप नहीं थी, एक मान्य नेता। ठीक। अकेली कौन लड़ रही है? झांसी की रानी। उसकी कोई मुलाकात 1857 क्रांति में कभी बहादुर शाह जफर से हुई? नेवर, मुलाकात ही नहीं है। कोई समन्वय समिति उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहीं बनी? नहीं बनी है। कोई संगठन बना? नहीं बना है। तो ना आपके पास संगठन है, ना ही आपके पास कोई नेता है, ना ही आपके पास कोई इतने बड़े रिसोर्स हैं, और आप टकरा किससे रहे हैं? साम्राज्य से, जिसके पास इतनी ताकत है। तो अब आप जितने भी आउटकम और कमियां हैं उन्हें हर क्या करेंगे? अंडरलाइन, वही बातें बतानी है। योगदान नहीं पूछ रहा है उसका, क्या पूछ रहा है? आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब आलोचना करनी है, कहाँ कहाँ क्या कमी रह गई संगठन की, विचारधारा की। 1857 क्रांति के समय क्या आपके पास भविष्य के भारत का विजन था? नहीं, हम तो बस क्रांति पर लगे हुए थे। क्या यह क्रांति का प्रारंभ आम जनता ने किया? नहीं। ये तो क्या थी? एक सेपोई म्यूटनी। इसे कौन चला रहे थे पहले? सैनिक। ये कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले बैरकपुर पश्चिम बंगाल से, और उसके बाद मेरठ छावनी से। कहाँ से हुआ था स्टार्ट? सेना से। क्या जनता का जुड़ाव इससे भयंकर हो पाया? हाँ, केवल उत्तर भारत में हो पाया, दक्षिण भारत तक यह क्रांति पहुँच ही नहीं पाई। ऐसे तुम हर कारण गिनाओगे, संगठन के, विचारधारा के, उद्देश्य के, ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक। कहाँ कहाँ कमी रह गई? रिसोर्स में, मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन में। और कौन लाभ ले गए? सब कोऑर्डिनेट हुआ पूरा अंग्रेज इकट्ठा, और उसने एक एक करके क्या कर दिया? सब जीत लिया। क्या बिट्रे हुआ, बहुत तगड़ा विश्वासघात हुआ भारतीयों के द्वारा। जो भारतीय डायनेस्टी थी उस समय की, कौन? सिंध, पटियाला, सिंधिया, भोसले, इतने भी लोग थे, सब क्या बन गए? गद्दार, टिहरी के राजा। अपनी सेना भी दे रहे थे, और जो अंग्रेजों ने अपने घर में पसरण भी दे रहे थे। तो बहुत सारे कारण है, तुमने बताया। क्रिटिकल एनालिसिस, बात पकड़ी क्या? तो सबसे पहले तुम्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, पहली शर्त तो यही है, उसके बाद खेल शुरू होता है। आप जिस विषय के भी जानने वाले हैं, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन परफेक्ट होना चाहिए, खामा गलती ना करते हो। ठीक। फुल स्टॉप की, कोमा की, और कुछ चीज़ों की आपकी बातों का सेंस निकलना चाहिए जो आप लिखना चाहते हैं। जरा मरासी बात चल सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक से ना कोई पढ़ने में एकदम ब्लंडर महसूस करे। सेकंड चीज़ क्या है? क्या पकड़ना है? की पॉइंट। अब आपने की पॉइंट भी पकड़ लिया है, इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करें हम? अब हमें करना है क्या? की पॉइंट पकड़ लिया है, एक हमेशा क्या रहे? कंसाइज, यानी क्या? बिल्कुल संक्षिप्त, जो कहा उसी पे रहो।
उससे बियॉन्ड ना जाओ, टू द पॉइंट लिखो। 200 वर्ड्स में इतना स्पेस नहीं है, ऐसे में खोलना अपने हाथ 1200 वर्ड्स है, विचारों को, चीज़ों को, टू द पॉइंट रहो, जो पूछा है वही बताओ। 200 वर्ड 150 वर्ड बहुत कीमती है, यहाँ 6 पैराग्राफ में सब खर्च हो जाएगा, तो जो पूछा वो परफेक्ट उसके अंदर है क्या। इसके बाद क्या करें, कंसाइज, टू द पॉइंट, क्या जो पूछा है, चाहे की पॉइंट हो चाहे क्वेश्चन का पार्ट हो, वही करना है एलोबरेट। एक जो भी इंट्रोडक्शन हो वो क्या हो, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड कैसा हो, कंसाइज। 2-3 लाइन से बड़ा कोई बैकग्राउंड ना हो, बातें एकदम वहां आती हो जो पीछा हो। पता लगा आपने एक पैराग्राफ 50 वर्ड खर्च कर दिए, जिससे क्वेश्चन से कोई मतलब वास्ता नहीं है। मुझे ये पता है, मैंने तो ये पूछा है, तुम 50 वर्ड क्यों खर्च कर रहे हो। 20 वर्ड लिमिट है बस, 2 या 3 लाइन। एक लाइन में आते हैं 7 से 8 वर्ड्स, तो 2 या 3 लाइन आपकी लास्ट लिमिट है बस। जब आप कोई बैकग्राउंड देंगे और बातों को आसान करेंगे समझने वाले के लिए, जब बातों को आप कनेक्ट करेंगे और जोड़ेंगे, यानी बैकग्राउंड 2 से 3 लाइन या 20-30 लास्ट है बस, इससे अधिक का ना हो। इंट्रोडक्शन क्या हो, रेलेवेंट हो, हाइपोथेटिकल ना हो कि आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बातें हो, उससे जुड़ी हुई हो, जहां विषय को तुरंत लेके चलना है आपको, ठीक। यानी कंसाइज, टू द पॉइंट, जो सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन है, उसी पे आपको रुकना है। दुनिया भर की बातें आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया जानते होंगे, लेकिन जो पूछा है वो बताना है। अनावश्यक बातें का टाइम आपके पास नहीं है। क्या करें, संक्षिप्त उत्तर रखें, बिल्कुल जो पूछा वो बताएं। क्वेश्चन के 3 पार्ट में सबसे मेन पार्ट है, इसे वेस्ट नहीं करना, कोई पक्का पढ़ेगा आपका। बॉडी में तो वो टिक करेगा और स्टार्टिंग और एंड अवश्य पढ़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे सोच समझ के लिखे, पहले 2 पैराग्राफ, यही क्वेश्चन की जान है। अगर आपने ही मामला खराब कर दिया, नॉन रेलेवेंट बातों को आप लिख रहे हैं, जो हमने पूछा भी नहीं है, बिना मतलब की बातें आप जोड़ रहे हो, तो आप गए। अगला, जब भी क्वेश्चन कोई लिखता है उसे इस बात का ध्यान रखना है, कंसेप्ट एंड फैक्ट का संतुलन क्वेश्चन में हो। सिर्फ हवाई बातें कर रहे हो आप, ना कोई तर्क आप दे रहे, ना कोई रिपोर्ट दे रहे, ना कोई योजना दे रहे, ना कोई स्थिति बता रहे, 4 बातें कही, ना तो कोई रिपोर्ट, ना कोई योजना, ना कोई स्थिति। यानी इस देश में कोई कंडीशन, कोई फैक्ट, कोई डाटा भी तो आपके पास होगा कि दुनिया में जो लैंगिक समानता है उसके क्या डाटा हैं। आज ही आया है, हर 13 मिनट में 1 महिला मर रही है, यूएनओ की रिपोर्ट है आज के अखबार में। हर 13 मिनट में 1 महिला मर रही है अक्रॉस द ग्लोब। और मार कौन रहे हैं उसे, उसके जानने पहचानने वाले, जिसमें रेप से लेकर अन्य सब इंक्लूड है। यानी जो उसके जानने वाले हैं, अनावश्यक कोई बाहर से आकर नहीं मार रहा, उसके परिजन, दोस्त, मित्र या कोई भी अन्य। हर 13 मिनट में 1 महिला, ये क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसी बातों को काटने किसी में हिम्मत ही नहीं है। डाटा इस्तेमाल करो, अपना खुद डाटा बनाओ, महिलाओं का अलग, एनवायरनमेंट का अलग, साइंस ट्रैक का अलग, सोशल अलग, पॉलिटिकल का अलग। अगर आपने इस पे वर्क कर रखा है तो अब जब भी कोई में कहोगे, आप कहोगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, हॉट फेवरेट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो कोई आंकड़े भी हैं क्या आपके पास ऐसे जो आपकी बात को सपोर्ट करते हो? तो किसी भी क्वेश्चन में जो भी उसने पूछा है उसके सपोर्ट में कंसेप्ट भी हो और फैक्ट भी हो। इनका क्या होना चाहिए, बेहतरीन वाला बैलेंस, संतुलन। बहुत से लोग तो क्वेश्चन समझ नहीं पाते, वो एक तरफा पिले रहते हैं इस बात के ऊपर। उन्हें ऐसा लगता है सारी बात के बिंदु ही बिंदु लिख डाल, तो बिंदु ही बिंदु तो लिख डाल, ये कनेक्ट तो नहीं हो रहा। सुनो गलती नंबर 1, बहुत से लोग जब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो उन्होंने कोई एक बात लिखी, बस 2, 3, 4 लाइन की, उसके बाद तो वो शुरू हो गए और रुक ही नहीं रहे। उन पे फैक्ट ही फैक्ट है। ये फैक्ट आपस में इंटरकनेक्ट भी करने हैं, पैराग्राफ से जोड़ने भी हैं, इनके अंदर फ्लो भी मेंटेन करना है। ये किसने कह दिया कि आपने एक वर्ड लिख दिया और मैं सब समझ जाऊंगा? लिखने वाला एक पॉइंट लिख रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। इन्फ्लेशन, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इंडिया, इस वर्ड से मैं क्या समझूं, इसका इस क्वेश्चन से क्या रिलेवेंसी है?
इससे क्या होगा, वो बात पूरी करनी है, अधूरे नहीं लिखने, अधूरे पॉइंट नहीं लिखने। बहुत से लोग केवल कोई भी एक फिगर बना के बड़ा खुश हो गए हैं कि अब तो कमाल कर दिया मैंने इस बार तो, और एक वर्ड लिखा, बस एक वर्ड लिखा, उन्हें ऐसा लग रहा है ऐसा बनते ही एकदम कमाल हो जाएगा। पढ़ने वाला तो पागल फिर रहा ना, वो तो समझ नहीं रहा कि इन्फ्लेशन, इससे डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यहाँ किस विषय में पूछा जा रहा है। तो कोई भी ऐसे अधूरी बातें नहीं कहनी, यहाँ भी आप 2-4 लाइन लिखो, कोई बात पूरी करनी, कंप्लीट। यहाँ भी आपको वो बात अधूरी नहीं छोड़नी, एक पॉइंट कुछ नहीं होता, उस बात को आप पूरा करो, इससे ये होगा, इससे प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब ये है। ठीक, जब भी कोई पॉइंट आप लिखते हो और भविष्य में कुछ और बात ऐड करोगे तो ये बाकायदा फ्लो के अंदर मेंटेन हो, और इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, एक संतुलन, जुड़ाव, लगाओ कि ये बात जब यहाँ खत्म हुई है तो इसके बाद पॉइंट क्यों चले हैं। तो यहाँ पे कोई लाइन होनी चाहिए कि जिसे आप निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, निम्न आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं, इस विषय गंभीरता को आप निम्न रूप में भी समझ सकते हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, आपकी कनेक्टिविटी, कि पूरे क्वेश्चन में हर बात फ्लो में चल रही है, जो बात यहाँ खत्म हुई है अगली बात यहीं से स्टार्ट हुई है, जहाँ आपने बात छोड़ी है। अब उपरोक्त बिंदुओं के साथ साथ हम यह भी देख सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये बातें कनेक्टिंग पॉइंट है। यानी अब अगर आप पैराग्राफ लिखो तब कुछ बात लिखो कि आप शुरू से आखिर तक केवल क्या लिख रहे हो। एक मिनट बजेगा, ले फोन ले जाकर बाहर ले। जब भी हमें क्वेश्चन लिखना है तो हमारा कंसेप्ट और फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो हर जगह, ताकि आपके पास किसी बात के सपोर्टिंग एविडेंस भी हो। जब भी आप कुछ पढ़ते हो, कोई रिपोर्ट, कोई डाटा, कोई योजना, कोई कार्यक्रम, उसके शॉर्ट सिनॉप्सिस आपके पास होने चाहिए। अगर ये सिनॉप्सिस आपके पास हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी आप महिलाओं के बारे में पढ़ रहे थे, आपके पास कोई रिपोर्ट हाथ लगी मैगजीन से, नेट से, कहीं से, तो उसके 2-4-6 लाइन अपने मतलब का डाटा इकट्ठा कर दो, क्लासिफाइड करके। इकोनॉमी की बातें इकोनॉमी में ध्यान करो, ज्योग्राफी की बातें ज्योग्राफी में, ठीक। डाटा साइंस एंड टेक का साइंस एंड टेक में देखो। डाटा पॉलिटिकल का है, तुम्हारे पास कोई तथ्य ही नहीं है और तुम सिर्फ बातें बातें कर रहे हो। इस सब्जेक्ट के अंदर करंट एग्जाम्पल, करंट सिनारियो बहुत मैटर करता है। अगर आप राज्यपाल के बारे में वर्तमान में लिख रहे हो और 3 राज्यों का जिक्र नहीं कर रहे हो, 4 का, दिल्ली का, तमिलनाडु का, पंजाब का, पश्चिम बंगाल का, तो आप रेलेवेंट बात ही नहीं लिख रहे हो कि विवाद कहाँ दिखाई दे रहे हैं, किस कारण से दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या समस्या है, इसको लेकर क्या रिपोर्टें आ चुकी हैं, क्या डाटा है, संविधान में क्या चेंज किए गए हैं, कौन सा आर्टिकल इसके बारे में कहता है। यानी बातें तथ्य और तर्क से बिल्कुल पूर्ण हो। ये तो क्या है आपका तथ्य, फैक्ट, और ये है आपका तर्क। किस आधार पे आप तर्क दे रहे हो, कंसेप्ट क्या है। तो तथ्य और तर्क दोनों क्वेश्चन में क्या हो, कंप्लीट। अगला काम क्या करें, किसी भी क्वेश्चन में आपको फ्लो अर्थात निरंतरता को बनाए रखना है कि क्वेश्चन एक फ्लो में चलता हो, क्वेश्चन एक फ्लो में चलता हो। अगर वो फ्लो मेंटेन है तो एक धारा प्रवाह क्वेश्चन में है और शुरू से किसी ने पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपने अगला पैराग्राफ उसे जबरदस्ती पढ़वा दिया है, क्योंकि बातें क्या चल रही हैं, एक फ्लो में। ये नहीं बीच में पैराग्राफ कहाँ से आ गया, अगला पैराग्राफ कहाँ चला गया, हमें पता है कुछ नहीं है। यानी ऐसी गलती नहीं करनी, बातें चलनी सिस्टमेटिक एक फ्लो के अंदर। जहाँ से बात खत्म होगी अगला पॉइंट, बिंदु, बात वहीं से स्टार्ट होगी और वेल कनेक्ट होगी और पूरी होगी, अधूरी नहीं होगी। ठीक क्या, आप फिगर बनाओ, कुछ बनाओ, फिगर कुछ भी बनाओगे तो उसके नीचे क्या लिखना, बाकायदा पॉइंट। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ उन्होंने कुछ लिखा सिर्फ एक वर्ड बस और यहाँ उन्होंने पॉइंट लिख दिए।
ये पॉइंट किसके हैं, यहाँ उस पॉइंट मुद्रास्फीति के प्रभाव, राजकोषीय घाटे कम करने के उपाय, तब यहाँ बात लिखो। तो इससे क्या होगी, अब मैं पूरी बात समझ गया, मैंने टिक किया, इसका मतलब परफेक्ट पता, आपने कोई दिक्कत नहीं है। अधूरी बातें लिखनी, तुमने क्या लिखा, बस फिजिकल डेफिसिट और बस 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, मुझे पता नहीं है फिजिकल डेफिसिट कौन से पॉइंट हैं, बढ़ाने वाले, घटाने वाले, प्रभाव वाले, किस चीज़ के पॉइंट हैं। तो इसे पूरी करनी, बात अधूरी नहीं छोड़नी। क्या एक रखना फ्लो मेंटेन, और चीज़ें कैसी करनी, पूर्ण कंप्लीट, चाहे वो पॉइंट्स हो चाहे वो बातें हो। कभी कभी हम पैराग्राफ में लिखते लिखते गलती कर देते हैं, जब बातें बहुत सारी होती हैं तो पैराग्राफ में हमने पॉइंट देने शुरू किए, बस जो गलती यहाँ पॉइंट लिखते हुए की थी इस बार पैराग्राफ में की है। हम केवल डैश डैश लगा के बात को चल पड़े आगे, और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। तो बातें यहाँ भी अधूरी ना हो पैराग्राफ में, ना पॉइंट में अधूरी हो, जहाँ भी हो वो बातें पूरी हो, कंप्लीट हो, यानी पूरा गेम में टिका हुआ इसके ऊपर। इसके अलावा आंसर राइटिंग में क्या ध्यान रखें जी, कि हम सबसे पहले तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। पहली शर्त तो यही है, जो भी हम लिखते हों उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, हमारी लेखन शैली बहुत बढ़िया ना हो। सबकी राइटिंग अच्छी नहीं हुआ करती, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार राइटिंग वालों का भी नंबर आता है। अगर वो ये बात समझ जाएं कि मेरी राइटिंग बेकार है और मैं बहुत स्पीड जैसी मेंटेन करता हूँ वो राइटिंग और ख़राब हो जाती है, तो ऐसे आदमी को बनानी पड़ेगी रणनीति क्वेश्चंस के लिए। एक तो वो अपनी बातें कम शब्दों में कहने की आदत डाल ले, यानी वो हर चीज़ को, अगर कोई कह रहा है 70 शब्दों में तो मेरे अंदर क्षमता है मैं उसे शॉर्ट में कह दूंगा, कम शब्दों में। तो मैं कम, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन 150 वर्ड में पूछा गया है तो ये अधिकतम सीमा है, आप इसी को और 25 वर्ड कम में कर दो और अपनी चीज़ों को मेंटेन रखो। पेपर मैंने सारा पूरा कर दिया लेकिन सब लिखा हुआ कबाड़ा मुझे खुद ही पसंद नहीं आ रहा, तो इससे अच्छा है 2 सवाल चाहे छूट जाएं, लेकिन जो 90% लिखा हुआ ऐसा हो कि जब कोई पढ़े तो उसे महसूस हो कि हाँ क्वेश्चन का उत्तर लिखा हुआ है, और एवरेज से ऊपर नंबर लाए। ठीक, आप कुछ भी लिख दोगे या आशा करोगे नंबर तो कॉपी निकलवा के चेक करना, 0 0 आता है, 0 लिखा हुआ, 0 कुछ नहीं इसके ऊपर। यानी कम शब्दों में, शॉर्ट में। कुछ की राइटिंग बहुत टॉप की है, हमने बहुत सारी कॉपी आयोगों में से निकलवा ली है, मेरे पास रखी है, चेक करके देखना कितनी बेहतरीन राइटिंग है, लेकिन नंबर नहीं दे रखे उसे। बेहतरीन राइटिंग होने के बावजूद भी नंबर नहीं है, क्यों? कंटेंट में वो दम नहीं है। जिसकी राइटिंग खराब है लेकिन बातें ऑथेंटिक हैं और वो पूरा संतुलन है, उसके नंबर आ रखे हैं अच्छे खासे। तो चेक करने वाले लोग कौन हैं? कम शब्दों में अपनी बात कहनी, राइटिंग फ्लोर चीज़ें मेंटेन करनी, अनावश्यक से बचना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। किस पे? कि पूरा लिखा हुआ कैसा दिखाई दे रहा है, प्रस्तुतिकरण। अगर ये प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, आपने बेसिक बातें लिख दी हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो आपको एवरेज नंबर की आशा है। आपको हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो तो कम से कम एवरेज नंबर जरूर प्राप्त करने हैं, और ये प्रयास करना है कि अभी 1 से 2 मिनट जब मैं इस पर दे दूं तो मुझे कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर का बेनिफिट हो जाए, बस एक क्वेश्चन पे। तो ये 1 नंबर नहीं है, ऐसे 20% आ रखे हैं एग्जाम में, ये 20 नंबर है। अगर आपने जरा सी एफर्ट लगा के इसमें कोई ज्योग्राफी क्वेश्चन में फिगर बना दिया, कोई बातें बता दी इंडिया की, वर्ल्ड की, एक्सेट्रा की, और तब बातों को लिखा, तो अब एनहेंसमेंट है। यानी अपना उत्तर हमेशा शुरुआत तो बेसिक से होगी, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमेशा इसे एडवांस करने का प्रयास जरूर करना है। अपना क्वेश्चन अपने मित्र दोस्तों को, टीचर को जरूर दिखाना है, किसी और का उत्तर जरूर देखना है। अगर एक ही टॉपिक के ऊपर 10 उत्तर आपने एक बार देख लिए तो मेरी गारंटी आपके दिमाग में तो पूरी फिल्म बन गई, अगली बार आप बेस्ट लिखोगे। और आप ऐसी बहुत सारी कमियां अपनी ढूंढ लेंगे कि मेरे से तो गलती हो गई। अपने लिखे हुए क्वेश्चन को जरूर देखना है, और किसी एक टॉपिक पे एट लीस्ट 3 बार लिखना है, एट लीस्ट। जैसे ही तीसरी बार के बाद जब किसी टॉपिक पे आप अगली बार लिखोगे तो क्वालिटी अल्टीमेट लेवल की आएगी, बहुत सारी बात दिमाग में जुड़ जाएंगे। छोटे छोटे स्टेटमेंट एंड स्लोगन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं।
सूक्तियाँ और दुनिया के बड़े बड़े आदमियों कही गई बातें, 2 लाइन ही किसी चीज़ में, खास तौर से ऐसे में वो इम्पैक्ट डालती हैं कि अगर शुरुआत किसी आदमी ने उन 2 लाइनों से की है तो उसने अपनी बात एकदम हाईलाइट कर दी है। ठीक, यानी इनवर्टेड कॉमास के अंदर आप कोई स्टेटमेंट, कोई स्लोगन, किसका, महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, B.R. अम्बेडकर का, भगत सिंह का, एटसेट्रा, ऐसे दुनिया भर के आदमी हैं जिनके फेमस स्लोगन्स हैं। ठीक, अगर आप उन्हें कोट करते हैं तो आपका प्रभाव या प्रभावशीलता बढ़ती है, क्वेश्चन का जो इफेक्ट है उसमें वृद्धि होती है तुरंत ही। यानी कम शब्दों में आप अधिक प्रभाव डालते हैं क्वेश्चन वाले के ऊपर। ऊर्जा को लेकर बात, बाढ़ को लेकर बात, आपदाओं को लेकर बात, प्रकृति को लेकर बात, ये रातों रात नहीं बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सेक्शन बाय सेक्शन, ठीक, नारों में, स्लोगन्स में बहुत ताकत होती है और जब उनका इस्तेमाल क्वेश्चन में करते हैं तो क्वेश्चन का इम्पैक्ट और वैल्यू दोनों बढ़ती है। अगर आपने काम करना सीख लिया तो आप अब कहाँ जा रहे हैं, एडवांस आंसर की ओर। जिसके पास फिगर भी हो, जिसके पास फिगर भी हो, जिस पे स्लोगन और स्टेटमेंट भी हो, ठीक, शिक्षा को लेके, समाज को लेके, बड़े बड़े विद्वानों को लेके, तो उसके नंबर ज़्यादा आने वाले और ये नंबर ऐसे से लेके हर जगह इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक, तो उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। और ये काम रातों रात नहीं होने का, ये एक प्रक्रिया है। 24 घंटे में आपको हमेशा एक चीज़ तो क्या फोकस करनी, रिवीजन करो। रिवीजन भी मेरा ये प्रयास है, मेरा ये कहना है कैसे करना, लिख कर रिवीजन करें, की पॉइंटों को लिखते हुए। और रिवीजन करने के बाद रिवीजन कैसा हो, 3 स्टेप रिवीजन। पहले स्टेप में रीडिंग मारो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, चलते रहो, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। 2 से 3 स्रोत या सिर्फ एक स्रोत अच्छे से पढ़ के अब उसके फ्रेमिंग कैसे आपके दिमाग में बैठे, कम से कम वर्ड में क्या करो, उसका रिवीजन। हम की पॉइंटों से रिवीजन लिख के, क्वेश्चन आंसर करके, डिस्कशन करके, ऐसे किसी आदमी की तलाश करो, अच्छे मित्र की, जो इतना मेहनती हो, जो आपको भी मोटिवेट कर सकता हो। ऐसे बेकार दोस्त से बच जाओ जिसकी हैबिट्स ठीक नहीं है। हैबिट्स का मतलब क्या, आदतों से विकास होता है किसका, इससे क्या बनता है, पर्सनैलिटी। ठीक, यही आदतें कैसी होती हैं, कई प्रकार के, जिनमें से एक क्या होते हैं, आपके मूल्य, आपकी वैल्यूज़। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेट्स हैं आपके बीच में, इनसे क्या बन रही है, आपका कैरेक्टर, और इससे क्या डिफाइन हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी। तो ये काम अगर आपके अंदर चल रहा है, ये एक प्रक्रिया है। दुनिया का हर एक आदमी सैकड़ों गलती करता है, मैं, आप, हर एक आदमी, लेकिन वो उसे कैसे रियलाइज़ करता है, कैसे उससे दूर होता है, इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, लेकिन जल्दी जाती नहीं फिर उसके बाद ये। ठीक, इससे बनता है क्या, कैरेक्टर, इससे बनता है क्या, व्यक्तित्व। और जब इसे आप अभिव्यक्त करते हो तो क्या बनती है, अभिव्यक्ति। क्या कहते हैं इसे, एटीट्यूड्स। ठीक, क्या, एक दूसरा वर्ड भी है इसका, अभिवृत्ति। ये वर्ड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है आपका, ये एटीट्यूड्स है एथिक्स के अंदर। एथिक्स में एटीट्यूड का मतलब क्या है, अभिवृत्ति। और एक होता है एप्टीट्यूड, उसका मतलब है अभिरुचि। किसी काम करने में आपके अंदर कोई स्किल बड़ी अच्छी है, ये मैथ बहुत अच्छा जानती है, ये रीजनिंग बड़ा अच्छा जानती है, तो इनके पास एक एप्टीट्यूड है एक्स्ट्रा, किसके प्रति, मैथ की अच्छी समझ है, इनके पास अच्छी समझ है किसकी, मान लिया साइंस की, तो इनमें साइंस के प्रति एक अच्छा एप्टीट्यूड है। तो हो सकता है किसी पे अच्छा एप्टीट्यूड तो हो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण भी क्या है, एटीट्यूड, कि आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व और आपकी आदतें कैसी हैं, आपके जीवन में कैसे मूल्य हैं। तो अगर ये आपने डेवलप कर दिए तो इसका इम्पैक्ट आपकी बातों में, शिष्टाचार में, बातचीत में, हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। तो अच्छे मित्र तो आपको क्या देंगे, अच्छी आदतें, और जो बेकार है वो क्या देंगे, बेकार आदतें। उन्हें अलग इंटरेस्ट होगा, आपको अलग इंटरेस्ट होगा। यहाँ अच्छे मित्र आपके लिए एक एसेट है,
अभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे आदमी ने आज टास्क दे रखी थी, आपको आना पड़ा, आपने बहुत सारी मेहनत की, तो कुछ ना कुछ आपका बूस्ट हुआ, फ़ायदा हुआ। ठीक, तो पहली स्टेज में केवल रिवीजन, अंडरलाइन, हाईलाइट 1 2 3 बार किताब हटाओ। दूसरी में क्वेश्चन एंड आंसर करो, डिस्कशन करो, चर्चा करो, मैपिंग करो। इसी का नाम तो वैल्यू एडिशन है, यही तो बात याद करवाएगी आपको। और तीसरी स्टेज में अब बातों को छोड़ना मत, इससे प्री और मेंस के अनुसार क्या करना हमें, अब हमें करनी आंसर राइटिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर आपको अंतिम सिलेक्शन लेना है तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद छोड़ना नहीं, जब तक वो कहाँ ना पहुँच जाए। ऐसा कि मैं अभी क्वेश्चन बोलूँ और तुम तुरंत तैयार हो जाओ। क्या पूरी आंसर राइटिंग में एक बात नहीं भूलनी, जिस बात का नाम है टाइम मैनेजमेंट। यही सबसे बड़ा चैलेंज बन के आएगा। जब एक लेवल पे आप आओगे तो सब कुछ आपने करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा, बस टाइम मैनेजमेंट। और खास तौर से टाइम मैनेजमेंट कहाँ की बात चल रही, लाइफ में और रणनीति में तो है ही, लेकिन जो वो 3 घंटे हैं, असली टाइम मैनेजमेंट यहाँ चाहिए। 3 घंटे में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आते हैं एवरेज, 4 ही बात पता है। अब इन 4 बातों को कैसे और एलिब्रेट करना है, कैसे इनमें 2 बातें और जोड़नी है और पैराग्राफ बनाने हैं, ताकि वो इन 4 बातों को भी एक अच्छे आंसर में ढाल दे, यही तो उसकी योग्यता है। और कुछ आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, तकड़े वाले, उनमें आप कैसे फिगर, डाटा, मैनेज, फ्लो सब कर दे बेहतरीन। और कुछ बिल्कुल नहीं आते, उन्हें मैनेज करना है। ठीक, तो जो अच्छा आता है उस पर टाइम देना है, जिसे नहीं आता उस पर भी टाइम देना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट है ना, हो जाए। जो आता है, एक 25 से 20 वर्ड लिखने हैं हमें पर मिनट। तो अगर 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो 200 वर्ड्स की स्पीड आपकी 8 मिनट है। आप कह रहे हैं सर मेरी तो 200 के आसपास, क्या 150 के आसपास ही होगी, मेरी राइटिंग अच्छी है ही नहीं। मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, राइटिंग चली जाती है, फिर मतलब कुछ नहीं बनता। जब सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा है तो उसे मैंने क्या बता रखा कि कोई बात नहीं, 200 वर्ड्स 8 मिनट में नहीं, तुम 9 में लिखो, क्या बात हो गई। तुम क्या है 9 नहीं, मैं 10 में लिखूंगा, कोई बात नहीं, 10 में ही लिखो। और 10 में भी 180 लिखो, 200 लिखो ही ना, अगर आपकी राइटिंग खराब है। बातों का फॉर्म बदलो, आप एकदम पॉइंट पे आओ, जहाँ जरूरत हो उसके अनुसार क्वेश्चन के। ठीक है, फिगर पे आओ, डाटा पे आओ, अपनी बातों को रेलेवेंट करो, एक फ्लो में करो, और ये दिखाओ कि हाँ मेरे पास परफेक्ट आता है, मैंने कम शब्दों में अधिक बात कही है। तो आपके क्वेश्चन पूरे होंगे, नहीं तो मेंस में क्वेश्चन छूटेंगे आपके, और छूटने का मतलब है नुकसान। एक क्वेश्चन है मान लिया 15 नंबर का, और 15 नंबर में कितने मिलेंगे मैक्सिमम, 60% पे सारा भारत टॉप है, 60 पे 50% पे टॉप जगह नंबर है। तो अगर 15 छकी 90, 10 नंबर बहुत टॉप नंबर्स में है, और इससे ऊपर एक्सीलेंट नंबर है। जब आपकी हर बात, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं खोज रहा हूँ, मुझे सब मिल गया है, प्रेजेंटेशन भी, डाटा भी सब मिल गया है, तो अब नंबर मिलेंगे 10 के आसपास, वो भी टॉप क्लास। नहीं तो क्या एवरेज है, कॉपी चेक करके देखना जरा, हमारे पास बहुत सारी कॉपी रखी, नेट पे देखना, जिन लोगों की कॉपी टॉपर्स की बहुत सारी नेट पे तैयार रहती है, 15 में से 7 या 8 नंबर, इससे ऊपर बढ़ना, हर एक पे 1 या 2 नंबर, ये डिफरेंस पैदा कर देगा। ये एवरेज नंबर है, 6 7 8 9, और 9 से ऊपर जाते मतलब जबरदस्त नंबर। और ऐसा आपने अगर 5 7 10 में भी कर दिया, तो आपने अपने आप को 8 7 पेपरों में, 4 जीएस के और 1 एसए के, कम से कम 50 नंबर का गैप पैदा कर दिया। हर एक में 20 क्वेश्चन है, और 20 चौक 80 तो जीएस के ही हो गए हैं, और उसमें आपका आधा नंबर बढ़ गया हो तो 40 नंबर बैठते हैं केवल आधे नंबर बढ़ने से। तो हर एक पे वर्क करना पड़ेगा। जिसकी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, वो इस बात को समझे कि चीज़ें उसे क्या लिखनी, इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक फ्लो में, और कम शब्दों में अधिक बात कहनी है, पेपर छोड़ ना जाए उसका। तो ये टाइम मैनेजमेंट क्या है, जब भी क्वेश्चन लिखो क्लास में चाहे कहीं, टाइम मैनेजमेंट पूरा फॉलो करो। अगर अभी हम आपको टेस्ट देने वाले और 10 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन का मतलब है 90 मिनट। 10 क्वेश्चन का मतलब है 90 मिनट, 9 मिनट का एक, और 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। ठीक, तो अब
स्टार्टिंग में तुम कह रहे हम अभी इतने बड़े विद्वान तो है नहीं भाई, देखो एकदम से, तो कोई बात नहीं, अगर तुम ये 2 घंटे में भी कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये टाइम नॉलेज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। तुम इसे 10-12 मिनट में भी कर पाओगे, बाद में 9 तक भी लाओगे तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इतना हार्ड एंड फास्ट आप फर्स्ट डे से ना हो पाए, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन 24 घंटे में कुछ भी हो जाए, क्या ना रुके आपका, एक तो रिवीजन ना रुके और दूसरा क्या ना रुके, आंसर राइटिंग ना रुके आपकी। तो जितनी बात हमने पढ़ी है वो ये थी, एक तो आंसर राइटिंग के लिए क्या करना, हमें आंसर राइटिंग के लिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी, की पॉइंटों को सबसे पहले पकड़ना है, समीक्षा करनी है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, कमेंट करना है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, वही करना है जो कहा गया है। ठीक, जो किसी ने पूछा वही बताना, अपने तरफ से कुछ नहीं उड़ेलना, मेरा मतलब। ठीक, कंसाइज और टू द पॉइंट रहना है, इंट्रोडक्शन हो और बैकग्राउंड हो, वो कैसे रखने, सीमित, एकदम टू द पॉइंट, क्योंकि पहला 1 से 2 पैराग्राफ बहुत कीमती है और उसी के अंदर आपको अपनी पूरी बात सिस्टमेटिक वहाँ लेके आनी जो किसी ने पूछी है, ताकि वो हमारी बात को पकड़ के चलता रहे और हमसे पूरा क्वेश्चन पढ़वा दे। कंसेप्ट और फैक्ट क्या होना चाहिए, एक बैलेंस, तथ्य और तर्क हो, योजना हो, कार्यक्रम हो, सरकार की रिपोर्टें हो, नीति आयोग की, वर्ल्ड बैंक की, एटसेट्रा की ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इनका एक संग्रह आपके पास होना चाहिए। अगर आज आप किसी आपदा वाले पर्सन के लिए लिखने आ रहे हैं तो कोई कंटेंट घर पे रखा है 4 पन्ने का लिखा हुआ है ऐसा, जिसमें कुछ रिपोर्टें हो, कुछ डाटा हो, और उसका इस्तेमाल आप आज कर लें। ठीक, क्या एक फ्लो मेंटेन हो पूरे पर्सन के अंदर, बीच से पैराग्राफ स्टार्ट हो, बीच में ख़त्म हो, चाहे आप पॉइंट डालिए, चाहे आप फिगर बनाइए, लेकिन वो वेल कनेक्टेड हो, एक फ्लो में हो सब कुछ। ठीक, उपरोक्त चित्र से, बिंदुओं से आप सबके बारे में बता के चलते हो, बाकायदा चीज़ें कैसी हो, कंप्लीट हो। एक पॉइंट लिख के उस पर तीर का निशान ऊपर लगा दे, इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई कुछ नहीं जान पा रहा। इन्फ्लेशन ऊपर, इन्फ्लेशन नीचे, ऐसा कभी नहीं करना। ये तो बहुत सारा ब्लंडर ऑटोमेटिक होता है। अभी 2 ही मिनट हैं और सब कुछ लिखना है इस पर्सन के अंदर, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो अब तो बस लास्ट पॉइंट है, ये ऊपर ये नीचे, नंबर उथल पुथल ही मिलने हैं। जब आप बातों को पूरा करेंगे नंबर पूरे मिलेंगे। ये तो लास्ट मिनट की बातें होती हैं कि चलो कम से कम इसे कुछ ना कुछ तो लिख दो, कुछ नंबर मिलेंगे, लेकिन रेलेवेंट बात हो और पूरी बात हो, कम शब्दों में बातें कहने का आपके आंसर राइटिंग खराब है तो। ठीक, जो प्रेजेंटेशन उस पर ध्यान देना है, बेसिक्स से एडवांस की ओर चलना है। पहले बेसिक्स में केवल पैराग्राफ होंगे, फिगर कम होंगे, फैक्ट कम होंगे, तो आपको तथ्य भी, तर्क भी, प्रेजेंटेशन भी, फिगर भी, ज्योग्राफी के मैप भी, एटसेट्रा का इस्तेमाल करना है। ठीक, स्टेटमेंट एंड स्लोगन बातों को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करना शुरू कर दो, एक दिन में नहीं होने के, 6 से 8 महीने में, साल भर में लगेंगे। इफेक्टिव चीज़ें जब उनका इस्तेमाल करोगे आप 2-3 जगह, स्टार्टिंग में, एंड में और बीच में, रेलेवेंसी के साथ कनेक्ट करते हुए, ऐसे नहीं एक पॉइंट आपने नहीं देखा, को मतलब वास्ता नहीं, पता नहीं कहाँ से आपने टाल दिया। तो किसी बात को आप निम्न शब्दों में समझ सकते हैं जो इस बात को समझा सकते हैं। तो ये जो वर्ड है बस, अब ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, यानी जब भी कोई कॉन्क्लूजन लिखें, अगर वहाँ ज़रूरत है तो लिखें, और ज़रूरत पड़ती है बहुत से क्वेश्चंस में, वो ऑप्टिमिस्टिक हो, आप पॉजिटिव हो, आप नकारात्मक ना हो, आप क्या ना हो, प्री अजम्पशन दिमाग में लिए ना बैठे रहें। बहुत से लोग कैसे होते हैं, उनके दिमाग में पहले कोई बात भरी हुई है और वो हर बात कहाँ आ रही है, क्वेश्चन के अंदर। तो वो लोग कैसे हो, न्यूट्रल, जो किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी समाज के प्रति झुके हुए ना हो, उनके क्वेश्चनों से ऐसा आभास ना होता हो लिखने वाला हिंदू है, लिखने वाली मुस्लिम है। ठीक है, क्यों, अगर आप मोदी को वोट दें ना दें, लेकिन इस देश की बातें और देश का भविष्य भी आपको अंधकार में दिखाई दे रहा है, तो सिस्टम में आने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तो आशावादी लोगों की जरूरत है, वो आपके क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्ट होती हो। यानी हम अगर 2047 के लिए कोई विजन देख रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकली क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपसे कुछ सुझाव मांग ले तो सरकार कहाँ लेके जा रही है हमें, हमारा क्या क्या ठीक चल रहा है, उन सबको बताना है। कमियां बताओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ना हो जाओ इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको चारों तरफ क्या दिखाई देना शुरू हो जाए, निगेटिविटी। सकारात्मक रहो, चीज़ों को कनेक्ट करो, चीज़ें विजन से, वर्तमान योजनाओं से, एनालिसिस से बिल्कुल कंप्लीट हो। उम्मीद है आपके दिमाग में बात क्लिक कर गई होगी। कोई सवाल पूछना हो तो बताओ, जो आपको लगता हो किसी भी टॉपिक का। जी।
किसी भी टॉपिक का सवाल। सर मैक्सिमम कितने नंबर का क्वेश्चन मिलेगा हमें वहाँ पे? 15 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। सर अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो और आपको उसको एवरेज नंबर तक ले जाना है तो उसको कैसे स्टार्ट करें? कैसे स्टार्ट करें, उस विषय के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी बातें पता हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक काम करना पड़ेगा। जो पहली बार ये काम कर रहे हैं वो काम ये है कि आपको एक बात सीखनी पड़ेगी कि हो सकता है अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन के बारे में 4 बातें हैं, तो रफ वर्क करना शुरू कर दो 1 मिनट का एनालिसिस और रफ वर्क, और उसके बाद क्वेश्चन शुरू करो। नहीं तो एक गलती 90 नहीं 95% लोग करते हैं, एकदम क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और उसके दिमाग में जो भी बातें आ रही हैं वो चाहता है दमादम अभी लिख दे तो बाद में भूल जाएगा इसे। अभी क्वेश्चन लिखते हुए मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया है तो मैंने उसे तुरंत वहीं नहीं उतारा, क्या बताओ पॉइंट किसका हो, एनालिसिस का, उसे मैंने कहीं और लिख लिया है। तो क्वेश्चन लिखते हुए जो पॉइंट जहाँ ज़रूरत का हो उसे वहाँ बनाएं। चेहरे को पैर को चेहरे पे आप लगा नहीं सकते और आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस बात को। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो स्टार्टिंग में रफ वर्क करना फ़ायदेमंद है। बाद में ये इतना अभ्यास हो चुका होगा कि आपको ये पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है। ऐसे में ये काम बहुत आएगा आपको, जिस पे आप ऐसे लिखना चाहते हो आप। तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या पॉइंट है, मैंने 6 पॉइंट बना लिए हैं, अब इन्हें मुझे सेंटेंस के रूप में लेके आना है, तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा। तो ऐसे में तो कम से कम मेरा ये सुझाव है 10 मिनट एटलीस्ट। क्या चाहिए आपके पास, एक रफ फ्रेमवर्क जिस पे आपने सारा काम कर लिया हो कि कौन से पॉइंट मुझे कहाँ लेके आने हैं और इसकी पूरी फ्रेमिंग क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे इंटर की बॉडी कनेक्ट होगी, इसमें सारे पक्ष कौन कौन से हैं, तो उन सबको फिर सजाना है या दिखाना है बाकायदा ऐसे के अंदर एक फ्लो के साथ। बिल्कुल अभी मैं तुम्हें कैसे भेजूँगा, तुम्हारी क्लास का एक छात्र है सिद्धार्थ, उसका ऐसे है बहुत अच्छा, ठीक, देखना किसी एक फ्लो में उसने क्या लिखा हुआ है और मैं गारंटी दे रहा हूँ किसे कहते हैं फ्लो भी पता लगेगा आपको। और अगर एक पैराग्राफ आपने भूल से पढ़ दिया तो अगला पैराग्राफ आप ज़बरदस्ती पढ़ोगे, इसे कहते हैं फ्लो। ठीक, तो अभी चलते हैं टेस्ट पे। उम्मीद है आप इतनी बात समझ चुके होंगे। ठीक, जो भी सवाल होंगे आप पूछते रहना। हमें क्वेश्चन बेसिक पता नहीं है और हमें एवरेज नंबर चाहिए, तो उसके हर पक्ष विपक्ष को अगर मैं कहूँ आपको कि आपको कोई क्वेश्चन लिखना है, तो अगर वो क्वेश्चन पॉलिटी का है और आपके दिमाग में संविधान की प्रस्तावना है तो आप चूकने के नहीं, वहाँ पॉइंट ही पॉइंट भरे पड़े हैं। ठीक क्या, लिबर्टी के, समानता के, अधिकारों के, ठीक क्या। तो अगर आपके दिमाग में पॉलिटी वाला कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके कोई राजनीतिक पक्ष होंगे, आर्थिक होंगे, सामाजिक होंगे, सांस्कृतिक होंगे, जोड़ के लिखो एक बार बातों को। वर्तमान योजनाएं, सामाजिक भेदभाव, कोई रिपोर्ट, संविधान में संशोधन, चीज़ों को कनेक्ट करो कि इसमें क्या सार है। जैसे क्वेश्चन IR का आएगा तो बात फिक्स है, आपके पास एकदम से 5, 7, 10 पॉइंट होंगे। IR में क्वेश्चन कोई भी आ जाए जो इसका मन करे दे ले, तो आपके पास बिंदु होते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए हर सब्जेक्ट में अंदर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन लिखना है राष्ट्रीय हितों के अनुकूल। एडवर्स बातें नहीं कहनी, जो आपके देश के हितों के प्रतिकूल है आप वही बात लिख रहे हैं। समझने वाला पागल बताएगा आपको कि आपके देश का हित किस चीज में है, आपके क्वेश्चन के आंसर में वो होता है रिफ्लेक्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इस प्रकार के क्वेश्चनों का पहली शर्त है। सेकंड क्या बातचीत है इसके अंदर, प्रेजेंट सिनेरियो। आप कहाँ की बात लिख रहे हैं, 1990 की, 2025 की, आज क्या चल रहा है, आज क्या नीड्स है। ये क्वेश्चन इस बिहाफ पे लिखे जाते हैं, भविष्य कहाँ जा रहा है, हमें कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है। ठीक, किसी भी चीज़ के पर्यावरणीय पहलू क्या हैं, आर्थिक पहलू क्या हैं, जोड़ते जाओ जरा आप जा कि क्या भारत अमेरिकी संबंध, उसका आर्थिक पक्ष क्या है, इकोनॉमिक, उसका एनवायरमेंटल, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपने बातों को जोड़ना शुरू कर दिया, ये भी एक पक्ष है। ठीक है, रक्षा, डिफेंस। तो अब संबंधों को आपने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया, किसी में एक बात, किसी में 2 बात याद आई, अब आपने क्वेश्चन का फॉर्म दे दिया। इसी के लिए पहले क्या शुरू करो, हल्का सा रफ वर्क कि मुझे क्या लिखना है, मेरे पास क्या क्या नॉलेज है,
और मुझे क्या क्या चीज़ें जोड़नी है। अब जब जोड़ते जाओगे तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स की बातें, ठीक क्या, इन संबंधों में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो क्या प्रभाव डाल रही हैं। भारत में संबंध टॉप पे चल रहे थे, लेकिन एक बार हुई और रूस ने हमला बोल दिया यूक्रेन पे, हम ले रहे हैं उससे तेल, तो तत्काल परिस्थितियों में भारत अमेरिका संबंध में क्या आ चुका है, तनाव। वो हमारे व्यापार को, अर्थव्यवस्था को, सब कर रहा है प्रभावित। हमें ये बात लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, करंट से बिल्कुल अपडेट, तो अब क्वेश्चन पे उत्तर मिलेगा। तो हमारे संबंध तो कैसे थे और उन्हें कौन कर रहा है प्रभावित, और उसमें हमारी क्या नीति है, हम उसे कैसे कर रहे हैं, क्या अपनी कूटनीति के माध्यम से बैलेंस, डिप्लोमेसी, इसके लिए हमारे क्या कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। तो क्वेश्चन के उत्तर आने शुरू। नहीं पता था तो कुछ तो जानते ही होंगे, जो जानते होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ, बहुत सारी बातों को जोड़ते हुए, पॉलिटिक्स में, साइंस एंड टेक के अंदर, एटसेट्रा के, सोशल समस्याओं के अंदर, देश में क्या चल रहा है, सरकारें क्या इनिशिएटिव्स हैं, योजनाएं, कार्यक्रम, कुछ ना कुछ तो यहाँ डालेंगे। ठीक, संगठन का नाम डालेंगे कि G20 का, एटसेट्रा का, कहाँ कहाँ मुद्दे तनाव के हैं उनका जिक्र करेंगे, कहाँ कहाँ साथ साथ विकास के हैं उनका जिक्र करेंगे, हाल ही में कोई इनिशिएटिव लिया है क्या, एटसेट्रा। तो किसी भी विषय की बात आएगी तो हम उससे मैनेज करने का प्रयास करेंगे, कुछ बहुत परफेक्ट और कुछ बैलेंस, लेकिन स्पीड, एक्यूरेसी, इनका ध्यान रखना है, और जो बात बताए इनका ध्यान रखना है। अभी देखते हैं टेस्ट में एक बार ये बात चेक करके कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, कोई डाउट आओगा तो ज़रा मुझे बताना एक बार। ये बात सीख लेनी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है, अभी टेस्ट आने वाला ग्रुप में, हर एक आदमी लिखना जो ऑनलाइन बैठा है वो भी, पूरी निखिल, शाहनवाज, प्रशांत, देविका, रिया, अभी लिख के भेजना तुरंत ही। यानी टाइम सबके लिए उतना ही है बस।